नमस्कार, चुनावी खबरों के महा बुलेटिन सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और बस कुछ घंटे बाकी 2024 के चुनावी शंखनाद में चुनाव की रणभेरी अब बढ़ जाने वाली है। 1 बज रहे हैं और ठीक 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी और 3 बजे इलेक्शन कमीशन वो तारीख तय कर देगी जब होंगे चुनाव देश में 2024 के। तो इस बीच बड़ी खबर है, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चुनाव ब्रेकिंग। और IBC 24 ने 1 महीने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था, यह बता दिया था कि 16 तारीख या 15 या 16 तारीख में चुनाव आयोग घोषित कर देगा कि हमारे देश में कब चुनाव है। दोपहर 3 बजे, जैसे ही दोपहर के 3 बजेंगे, चुनाव आयोग आपको यह बताएगा कि हमारे देश में कितने चरणों में चुनाव होगा। और छत्तीसगढ़ में संभावना इस बात की है कि 3 चरणों में यहां चुनाव हो सकता है लोकसभा का। मध्य प्रदेश में 4 चरण में चुनाव होगा। तो बड़ी खबर है, अभी बज रहे हैं 12:58 और जैसे ही घड़ी की सुइयों में बजेंगे 3, आपको यह पता चल जाएगा कि हमारे देश में कब और कितने चरणों में चुनाव है। देखिए, यह देश का चुनाव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले सोच रहे होंगे अभी 3 महीने पहले तो हमने मतदान किया, तो वो प्रदेश का चुनाव था, लेकिन ये देश का चुनाव है। और देश के चुनाव में जैसे ही आपने प्रदेश के चुनाव में हिस्सा लिया, वैसे ही बढ़ चढ़कर आपको देश के चुनाव में भी हिस्सा लेना होगा। मध्य प्रदेश में 4 चरण में चुनाव हो सकते हैं और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में। जैसा कि आप जानते हैं, 11 लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में हैं और 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश में। अगर इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो संख्या पहुंच जाती है 40। बिल्कुल, दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। अब से ठीक 2 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। देखिए, 1 बज चुके हैं और ठीक 2 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत, जिसमें उन तारीखों का ऐलान किया जाएगा जब 2024 के लोकसभा के चुनाव होंगे। लगातार लोगों की नजरें इस बात पर टिकी है कि कब चुनाव होंगे। आपको बता दें कि पिछली बार भी चुनाव जो थे वो अप्रैल लास्ट में ही हुए थे और इस बार भी ये माना जा रहा है कि अप्रैल लास्ट और मई शुरुआती दौर में ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे, जिसके बाद काउंटिंग होगी। और एक और बड़ी और अहम खबर यह है कि क्या मोदी जवाहरलाल नेहरू यानी देश के पहले प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे? नेहरू की तरह अजेय प्रधानमंत्री बने रहेंगे मोदी? ये बड़ा सवाल है। अब की बार 400 के पार का नारा बीजेपी ने दिया है और तीसरी बार मोदी सरकार। मोदी की औकात है। इंडी गठबंधन, सवाल यह है कि भैया कितनी तैयार है इंडी गठबंधन। और सवाल यह भी है, जो इंडी गठबंधन बार बार इस बात को डंके की चोट पे कह रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, आप कह रहे हैं, क्या ये भारत की आम जनता कह रही है? क्या आप वहां तक पहुंचा पाए हैं? चूंकि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 16 साल 286 दिन देश के प्रधानमंत्री रहे और 3 चुनाव उन्होंने बैक टू बैक जीते। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, तब तो 543 सीटें भी नहीं थी, 364, 371 ये रिकॉर्ड था जवाहरलाल नेहरू का। और उसके बाद आखिरी चुनाव 361 पर आकर टिका, यानी 364, 371 और 361 सीटें तब कांग्रेस ने पाई थी। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के रण में कुल सीटों की अगर हम बात करें राहुल, तो 543 सीटों पर अब चुनाव का ऐलान होने वाला है। सबसे बड़े चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 24 की सबसे बड़ी चुनौती के लिए सियासी दल पूरी तरह से लामबंद हो रहे हैं। बीजेपी 400 पार के नारे के साथ पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। वहीं एक बार फिर से पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विराट लोकप्रियता के सहारे किला लड़ाने की तैयारी में है बीजेपी। दूसरी ओर, जैसा कि आपको रचना नितेश ने बताया ही, लेकिन दूसरी ओर क्या हो रहा है वो भी तो मैं बताऊंगा ना आपको। महागठबंधन एकजुटता की शक्ति के साथ बीजेपी की आंधी को रोकने की तैयारी कर रही है। देखिए, आंधी है, उसको रोकने की तैयारी कर रही है। अब आंधी के सामने कैसे रोका जाए, ये तो उनके लिए चुनौती है ही है। सबके अपने हथियार हैं भाई, सबकी अपनी रणनीति है। दावों और प्रति दावों का शोर उभर रहा है। इस शोर के बीच जनता, जिसे देश का भविष्य चुनना है, वो खामोशी से इंतजार कर रही है अपनी बारी का। सबसे बड़ा सवाल है कि 400 का मिशन किस रास्ते पूरा करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये हमारा सवाल है।
बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है राहुल इस बार कि 400 पार का जो नारा दिया है ये कितना व्यवहारिक नजर आ रहा है। 400 पार का जो नारा है उसे किस तरह से बीजेपी लाने वाली है, और 400 पार का जो नारा है उस पर हमारे पैनल का क्या मत है ये भी हम जानेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह से इंतजार हो रहा है इस बात का कि 3 बजे जो चुनाव की डेट्स आने वाली है वो कौन से होने वाली है, कितने चरणों में ये चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कितने चरणों में होंगे, देश में कितने चरणों में होंगे, ठीक वैसे ही सवाल बहुत सारे लोगों के मन में भी है कि इस बार कौन लीडर बन के उभरने वाला है। बहुत सारे सियासी दाव पेच है, तैयारियां आप लगातार देख रहे हैं, तैयारियों से जुड़ी तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी ने जो इस बार नारा दिया है कि 400 के पार, वो कितना सार्थक होता नजर आ रहा है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव की क्या डेट्स आएंगे इस पर नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन 2019 की तस्वीर क्या थी, 2019 में किसने कितनी सीट जीती थी, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए मेरे दाएं बाएं जो स्क्रीन आपको दिख रही है, पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। 29 लोकसभा सीटें हैं। अब आप बताइए यहां पर कहां कांग्रेस टक्कर दे रही है। ये जो एक लिखा हुआ है कांग्रेस में, ये छिंदवाड़ा की सीट है, आपको पता है, और उस सीट पर कितने मतों से जीते हैं? 37,000 कुछ मतों से जीते हैं। और अगर बाकी 8 सीटों का समीकरण उठा के देख लेंगे तो लाखों मतों से जीते हैं। और इधर छत्तीसगढ़ में देखिए, स्क्रीन तो चलती है, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 9 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं 2019 में और 2 कांग्रेस के पास है। और ऊपर की स्क्रीन पर देख लेते हैं, ऊपर नजर रखिएगा, ऊपर 543 में से 354 यहां पर एनडीए है, और इंडिया गठबंधन उस वक्त यूपीए, अभी 93 सीटें, और अदर के खाते में जिसमें तृणमूल कांग्रेस है, दूसरे बड़े दल हैं, वो 96 की स्थिति में पहुंच जाते हैं, उनके पास कुल 96 सीटें आती है। अब मेरे नीचे देख लीजिए, जो सबसे बड़ा राज्य है यानी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से थोड़ी देर में राम अवतार तिवारी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे। कहते हैं कि यहां का अगर रास्ता तय कर लिया ना तो दिल्ली नाप लिया, समझ लीजिए। 80 लोकसभा सीट है, 80 में धुर विरोधी समाजवादी पार्टी और मायावती एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते, वो एकजुट हो गए थे, तब जाके बीजेपी यहां 62 पाई है। बहुत बड़ी जीत है। 15 सपा बसपा, इसमें से 5 सपा की थी, 10 जो थी वो आप जान लीजिए सब बसपा की थी। अब आ जाइए, जो एक सीट बची, चूंकि कांग्रेस के 2 गढ़ थे, अमेठी और रायबरेली। अमेठी का किला स्मृति ईरानी ने ढहा दिया था, गिरा दिया था। फिर उसके बाद रायबरेली। छत्तीसगढ़ की बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन एक बार चूंकि दर्शक हमारे जानना चाहते हैं, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, रचना उसको बेहतर तरीके से राहुल, छत्तीसगढ़ में देखिए 11 लोकसभा सीटें हैं, और अगर 11 लोकसभा सीट की अगर बात करें तो इस बार भले ही बीजेपी ने ये बोला है कि 11 के 11 सीट जीतेंगे, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। पिछली बार 2019 की अगर हम बात करें तो 11 में से 9 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, वहीं 2 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल हो पाई थी, जो कि कोरबा सीट थी और दूसरी बस्तर सीट थी। इन 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन 11 की 11 सीटें कभी भी बीजेपी के पास नहीं गई है। हालांकि इस बार बीजेपी जो है वो टारगेट लेके चल रही है, एम लेके चल रही है कि इस बार 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में बीजेपी लेकर आएगी। जिस तरह से 400 पार का नारा है, वैसे ही 11 की 11 सीटों का नारा भी इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है वो दे रही है। चलिए, अब मुझे लगता है कि राहुल ज्यादा देर किए बिना हमें, क्योंकि अब देखिए अब कुछ ही देर के बाद सिर्फ 2 घंटे का इंतजार है, यानी कि ऐसे देखा जाए तो सिर्फ 180 मिनट है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी और वो तारीखें सामने आ जाएगी जिस तारीख को लोकसभा चुनाव होने। तो हम अपने पैनल से भी आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ के हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार शर्मन नगेले जी भी हमारे साथ है। आप दोनों का ही स्वागत है, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस पैनल में। और रचना, राम अवतार तिवारी छत्तीसगढ़ की राजनीति को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं। कई विधानसभा चुनाव इन्होंने कवर किया और कई लोकसभा चुनाव इन्होंने देखे हैं। ठीक उसी तरह से शर्मन नगेले जी, चूंकि हम अपने पैनलिस्ट में बहुत अनुभवी लोगों को बुलाते हैं, ये नहीं कि एक दो लोकसभा चुनाव कवर किए हैं, यही अनुभव शर्मन नगेले जी के पास है। तो राम अवतार तिवारी जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे है। आप दोनों का पहले तो अभिनंदन, आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पहला प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का नारा दे रही है, छत्तीसगढ़ में क्या कोई आपको चुनौती दिखाई दे रही है? देखिए, भाजपा इस समय अपने शिखर में है, नेतृत्व के कारण, अपनी नीतियों के कारण और अपने प्रबंधन के कारण। 3 ऐसे को वो लगातार बेहतर कर रहे हैं और तीनों में रोज एक नया समीकरण बिठा के अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मजबूत नेतृत्व है, उनके मुद्दे ऐसे जो प्रभावकारी हैं।
खासकर वो हिंदुत्व के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चलते हैं, वो इनका कोर वोट बैंक है, उसको मजबूत करने की दिशा में वो काम कर रहे हैं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात देखेंगे, छत्तीसगढ़ में पिछले अगर 3 चुनाव में देखेंगे तो भाजपा जो है वो लगातार फायदे में रहती है। पिछले बार विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला, उसके बाद इसी तरह लोकसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस घाटे में रही और भाजपा फायदे में रही। तो अगर नेतृत्व के हिसाब से देखेंगे तो भाजपा, चलिए विस्तार से राम अवतार जी आपकी इस बात को आगे भी जारी रखेंगे। चूंकि अयोध्या के बाद आबू धाबी में भव्य मंदिर बन गया है, विश्व भर की नजरें और मोदी की मौजूदगी, क्या यह महज संयोग है या फिर सिद्ध सियासी प्रयोग? ऐसा प्रयोग जिसके सहारे बीजेपी 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के प्लान पर आगे बढ़ रही है। यानी हिंदुत्व के रथ पर सवार मोदी ने अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार का नारा बुलंद कर रही है। बिल्कुल राहुल, लेकिन अहम सवाल यह भी है कि बीजेपी के प्लान का INDI के पास क्या जवाब? एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। क्या मोदी करेंगे नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी? नेहरू की तरह अजेय PM बने रहेंगे मोदी। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। मोदी की हुंकार, इंडी गठबंधन कितनी तैयार? युद्ध है, युद्ध है, युद्ध है, ये युद्ध है, ये युद्ध है। 24 के चौसर की बिसात बीत चुकी है और बीजेपी ने जिस नारे के साथ चुनावी बिगुल बजाया है वो है अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। अगर ये नारा सच में बदलता है तो देश के राजनीतिक इतिहास में यह दूसरी बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री लगातार 3 बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे। इससे पहले 1951, 52, 1957 और 1962 के आम चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे। 2014 और 19 का लोकसभा चुनाव जीतने वाले PM मोदी 2024 में अपनी हैट्रिक को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं। भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता, पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं, 24 में 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी खुद बार बार कहते रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और वोटर्स उनके दावे को सच साबित करते रहे हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं कि 2014 से 2024 के 10 साल के दौरान PM मोदी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर सामने आए हैं। बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर 2014 में 31% वोट शेयर के साथ 282 लोकसभा सीटें जीती थी, यानी अपने दम पर बहुमत। और 2019 में वोट शेयर और सीट दोनों में छलांग लगाती हुई 37% वोटों के साथ 303 सीटें अकेले जीत ली थी। अगर बात NDA की करें तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 की तुलना में 2019 में न सिर्फ पार्टी बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने भी नई ऊंचाई को छुआ। प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि 2024 में 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ NDA सरकार बनेगी। NDA का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है उससे तय है कि 24 में NDA का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। 2014 और 2019 दोनों ही आम चुनाव बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते और अपने दम पर बहुमत भी हासिल किया। इसके बावजूद NDA के अपने सहयोगी दलों को बीजेपी ने मोदी कैबिनेट में शामिल किया। अब जब चुनाव नजदीक है तो बीजेपी वो सारे दांव पेच आजमा रही है जिसके सहारे वो हैट्रिक लगा सके। चुनाव से ऐन पहले अलग अलग फील्ड और समाज से आने वाले 5 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान देकर मोदी सरकार ने एक साथ कई सियासी समीकरण को साधा। फिर पहले बिहार में नीतीश कुमार, यूपी में जयंत चौधरी और फिर महाराष्ट्र में अशोक चौहान को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने इंडी गठबंधन को जबरदस्त झटका दिया। इन सब के बावजूद
बीजेपी को मोदी की गारंटी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। लोकसभा का चुनाव भी हम बूथ पर लड़ रहे हैं और हर बूथ जीतने का संकल्प, 51% वोट शेयर, हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाना। और पिछले चुनाव में भाजपा को 58% वोट मिले थे, इस बार 68% वोट मिले, ये हमारा संकल्प है। लोकसभा की तैयारी की दृष्टि से अभी विधानसभा चुनाव में और हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से, बड़ी ऊर्जा और निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को जनता ने भी बड़ा आशीर्वाद दिया है। मोदी जी की गारंटी, उस पर जनता ने अपनी मुहर लगाई है। एक तरफ बीजेपी मोदी की गारंटी के सहारे चुनाव मैदान में उतरी है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को झटके पर झटका लग रहा है। बसपा पहले से ही किसी गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार कर चुकी है, तो केजरीवाल और ममता बनर्जी भी सीट बंटवारे पर अपना रुख साफ कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस अपना ही कुनबा नहीं संभाल पा रही। ऐसे में वो गठबंधन को कैसे संभाल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि गठबंधन के नेताओं को पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। अब बारी 2024 की है और श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद जो देश का माहौल बना हुआ है, उसमें मोदी की लोकप्रियता शिखर पर है। दक्षिण भारत में उनकी बढ़ी लोकप्रियता पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ने के संकल्प को मजबूत बनाते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए बनी इंडी गठबंधन एकजुट होने से पहले ही बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। देखिए, बिखरी बिखरी से हम सभी ने इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने हल्ला बोल किया, एकजुटता दिखाने की कोशिश की, वो नहीं रहा। आप देखिए, नीतीश कुमार पहले ऐसा लगा कि ये नेता बन के उभरेंगे इंडिया के, लेकिन ऐसा नहीं रहा। 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, यानी उनके गठबंधन के सहयोगी ने, इसके पिछले चुनाव में हासिल किया था और अब 50 इसमें बढ़ा दिया है। 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो राम अवतार तिवारी जी, जहां से आपने खत्म किया था वहीं से मैं शुरू करूंगा, शर्मन नगेले जी को भी जोड़ूंगा। पिछली बार 350 तक के आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के साथी मिलकर पहुंचे थे। 400 का नारा दिया है। इसके पीछे का आधार क्या आप देखते हैं? इसके पीछे का आधार ये है कि पिछले चुनाव से इस चुनाव में भाजपा मजबूत हुई है। कैसे? एक मंदिर के मुद्दे पे, कश्मीर के मुद्दे पे, संगठन के मुद्दे पे और नेतृत्व के मुद्दे पर। और मोदी जी का नेतृत्व जो है निखर कर आया है देश और दुनिया में। दूसरा, संगठन को और बेहतर मजबूती की तरफ ले गए। तीसरी, जो जिस तरह से विपक्ष को मजबूत होना था, एकजुट होना था, मुद्दों की लड़ाई को लड़ना था, वो कहीं ना कहीं उस मुद्दे धार नहीं बना पाई। तो उसके कारण भाजपा को अपनी संभावनाएं ज़्यादा लग रहा है। और जो एक राजीव गांधी का था, उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं मोदी जी और 400 पार का नारा वो दे रहे हैं। उसमें इसलिए वो इस समय आप पूरे समय दक्षिण में ध्यान दे रहे हैं, दक्षिण में दौरे कर रहे हैं, वहाँ प्रोजेक्ट ला रहे हैं, वहाँ मंदिरों के बीच जा रहे हैं और जिस तरह से वहाँ के रणनीति है। तो बीजेपी क्या दक्षिण में चौंका सकती है? कैसे रिजल्ट आ सकते हैं आपको? देखिए, अभी उत्तर भारत जो है वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर थिरक रहा है, समझ जाओ, भाजपा के साथ। ठीक है। तो ऐसे में दक्षिण में जाने पर ही ये 400 पार के नारे जो है वो सफल हो सकते हैं। इसलिए पूरा ध्यान अभी दक्षिण में है। और दूसरी तरफ जो है विपक्ष जो है, विपक्ष में जिस तरह से, जैसे आपने कहा कि बिहार में जो समीकरण बदला, जिस तरह से उभर रहा था, समीकरण बदला नहीं दिखा। अभी कोशिश हुई कि उत्तर प्रदेश में मायावती को एक दलित के रूप में प्रोजेक्ट करके एक नया नेतृत्व ला के किया जाए, वो भी नहीं हुआ। तो कई ऐसे गठबंधन हैं जो नहीं हो पाए हैं। तृणमूल कांग्रेस है, वो अपने तरीके से अकेले लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो अगर आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भाजपा की रणनीतियां जो है वो हर तरफ से मजबूत करने की कोशिश, खिला को फतह करने की कोशिश और अपनी विचारधारा को पुष्ट करने की तरफ आप हमें लेकर चले तो साउथ के कुछ आंकड़े अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं और उसके बाद रचना जी, शर्मन नगेली जी से बात करेंगी। साउथ के आंकड़े देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये दक्षिण भारत में कुल मिलाकर अभी 39 जो सीटें हैं उसके आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
इसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, दूसरे दलों की स्थिति क्या है, वो हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। ये साउथ में देखिए सबसे कमजोर कड़ी जो है, जैसा कि राम अवतार तिवारी जी बता रहे थे, जो कमजोर कड़ी है वो साउथ है। लेकिन साउथ में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की है। और अनुराधा पौडवाल देखिए, इसमें एक चीज बताऊंगा, रामवतार जी रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक तस्वीर सामने आ रही है, देखिए बड़ी हस्तियां जो है वो बीजेपी का दामन थामती जा रही है। और अलग अलग प्रदेशों की अगर हम तस्वीर देखें तो बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर प्रसिद्ध सिंगर अनुराधा पौडवाल ने बीजेपी ज्वाइन किया है। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की ये तस्वीरें हैं। अनुराधा पौडवाल ने इस वक्त बीजेपी ज्वाइन कर ली। और एक तरह से राहुल, अब लगातार देखिए कुनबा बढ़ता जा रहा है, ना सिर्फ राजनीतिक हस्तियां बल्कि बड़ी हस्तियां बीजेपी का दामन थाम। देखिए बहुत फर्क पड़ता है। अरुण सिंह और अनिल बलूनी ने इनको सदस्यता दिलाई है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर 6 से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर इन्होंने सदस्यता ली है। चुनाव के एन पहले, क्योंकि आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। और देश विदेश में अगर भक्ति संगीत की बात होती है, डिवोशनल सॉन्ग की बात होती है, तो अनुराधा पौडवाल जी से बड़ा कोई नाम नहीं है। आपने 35 वर्षों से केवल भक्ति संगीत और डिवोशनल जो गीत है उसी को गाया है। और गंगा आरती के समय हरिद्वार में जो सुबह शाम आरती बजती है, वो आरती का भजन 35 वर्ष से जो लोगों के कानों में सुनाई देता है, उस भजन को भी आपने ही गाया है अनुराधा पौडवाल जी ने। आप पद्मश्री हैं। 1974 में आपने पहली बार अभिमान फिल्म के लिए गाया था, और उसके बाद लगातार हजारों गीत और भजन आपने गाया है। देश के कोने कोने में हर व्यक्ति आपका भजन हो, गीत सुनना चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सनातन, यह गर्वान्वित हुआ है। हर भारतवासी अपने आप को गर्व की अनुभूति करता है। जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काशी का दिव्य और भव्य काशी, अयोध्या का भव्य राम मंदिर, वहाँ प्रभु राम की प्रतिष्ठा, उसी के साथ साथ उज्जैन में देखेंगे, वहाँ पे भी जो महाकाल में के लिए जो सौंदर्यीकरण हुआ, अनेकों तो ऐसे प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। और जैसा हम बातचीत कर रहे थे कि कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, ना सिर्फ प्रसिद्ध हस्तियां बल्कि दूसरी पार्टियों के जो बड़ी शख्सियत हैं, जो राजनीतिक दल है, उनसे भी लोग टूटकर अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ रुझान सामने आ रहा है। राम अवतार तिवारी जी के साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी भी हमारे साथ है। सरमन जी, जिस तरह से बीजेपी का कुनबा बीते कुछ दिनों में बेहद तेजी से बढ़ा है, और उतना ही तेजी से बढ़ता जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा। 400 पार का जो नारा है, उसका आप क्या आधार मानते हैं? और क्या लगता है कि जिस तरह से लोगों का रुझान बढ़ रहा है, चाहे वो राजनीतिक हस्तियां हो, चाहे वो प्रसिद्ध इस तरह की हस्तियां हो, इतना ही भरोसा और इतना ही विश्वास जनता भी इस बार जताने वाली, और यही आधार है 400 पार के नारे के लिए? देखिए, जो आपने रचना जी आधार की बात कही है माननीय मोदी जी के अपने 400 पार की, तो मैं 4-5 विषयों को रखूंगा। देखिए, सबसे पहला तो विषय ये है कि जो भी ये सिंगर हों, बड़े कलाकार हों, ये लोग आते हैं तो थोड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से मतदाताओं पर असर पड़ता है। हालांकि ये जनाधार विहीन नेता होते हैं, इनका कोई जनाधार नहीं रहता जमीन पर, लेकिन पॉपुलर रहते हैं तो जनता कनेक्ट होती है और जो उनको पसंद करते हैं, जो उनके फैन फॉलोअर्स होते हैं। एक दूसरा, जो माननीय मोदी जी का जो आधार और उनका जो ग्राफ बढ़ रहा है, तो आपने पैकेज में सारी चीजों को बता दिया है। अब मैं सिलसिलेवार बताता हूँ। देखिए, पहला जो आपने बताया कि 22 जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में एक नैरेटिव सेट कर दिया, और वो नैरेटिव सस्टेन करने के लिए पूरे प्रयास चल रहे हैं। चाहे आप मंत्रियों के वहां पे पूरी कैबिनेट जा रही है मध्य प्रदेश की, या राम पथ गमन की बात हो रही, या वो ओंकारेश्वर की बात हो रही, या महाकाल की अभी से तैयारी की बात हो रही है, और बहुत सारी जो धार्मिक जो विषय है उनको मध्य प्रदेश सरकार प्रमुखता से उठा रही है। एक दूसरा, देखिए 370 जो है ना, वो क्यों नारा दिया है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया है, तो जम्मू कश्मीर से 370 को कनेक्ट कर
एक मतदाताओं में एक अपनी वो छवि जो बीजेपी मूल एजेंडे पर चली थी कि हम 370 हटाएंगे, राम जन्मभूमि का निर्माण कराएंगे, तो ये सारी चीजें कर रही है, सीए लागू कर चुका है, तो वो लगातार इस तरह का नैरेटिव बढ़ रहा है। और आज भारत में देखिए चर्चा किस बात की हो रही, 370 या 400 के बीच की हो रही है, चर्चा इस बात की नहीं हो रही कि 370 से कम आएंगे। तो ये बीजेपी और माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी आईटी सेना जो सेल है, उन्होंने बहुत अच्छे से नैरेटिव सेट कर दिया। अब मैं आता हूं जयंत चौधरी का जो आपने विषय रखा है, तो देखिए ये दो विषय उन्होंने माननीय मोदी जी ने जो जनाधार वाले हैं, धार्मिक विषय हैं, जो पब्लिक को टच करते हैं, जो बीजेपी को पसंद करते हैं, इसके साथ साथ एक एक कास्ट को भी वो सहेजने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उन्होंने जयंत चौधरी को, भले उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन वो जाट लीडर हैं, तो उनको उन्होंने साधने की कोशिश की। फिर देखिए कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने भारत रत्न दिया है, वो भी एक बिहार में अच्छा दखल रखते हैं और वो बहुत फक्कड़ नेता रहे पूरे अपने राजनीतिक जीवन में, तो उनको साधने की कोशिश की। फिर इसके साथ साथ आप देखिए उनने अशोक चौहान को अपने दल में शामिल करा लिया, मिलिंद देवड़ा को शामिल करा लिया, और जहां जैसे कि और भी जो बीजेपी और शर्मन नगेली जितने नाम ले रहे हैं ये सारे कद्दावर नाम है, चाहे अशोक चौहान का नाम ले लीजिए, जितने नाम इन्होंने लिए सारे कद्दावर नेताओं के नाम है। हमारे साथ दो जो खास मेहमान है वरिष्ठ पत्रकार है, और इसमें हम ले रहे कौन से मुद्दे करेंगे बेड़ा पार। भाई आपने 400 पार का नारा दे दिया, अब इस नारे में दम भी है या हवा हवाई है? तो राम अवतार जी, हम आपसे जानना ही चाहते हैं कि कौन से मुद्दे इनके बेड़ा पार करेंगे, क्योंकि 11 सीट छत्तीसगढ़ में है, तो क्या ऐसा दिख रहा है कि 11 में से 11 जीतने की स्थिति में है? देखो एक माइंड सेट करने का और एक नारा देने का, जो एक पार्टियां जो कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा हम सीट, जैसे 400 पार 11 के 11, तो एक मनोमस्तिष्क बनाने का एक प्लान जो है कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच, और अपनी प्लानिंग को बताने की कोशिश, एक वातावरण जो 2% वोट हैं, उन वोटों के समीकरण को समझने के लिए ये कोशिश की जाती है और ये रणनीति का एक हिस्सा रहता है। तो इसी रणनीति में चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में, दोनों सरकारें अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। अब ये मिलता कितना है, पाते कितने हैं, ये अलग अलग बात है। जहाँ तक आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में खुद भाजपा 5 ऐसी सीट है जो सीट को संघर्ष का सीट बता रही है या उसके अनुसार प्लान कर रही है। तो इन 5 सीटों के लिए वो अलग से रणनीतियां भी बनाई हैं, उसमें काम भी कर रहे हैं कि बाकी जैसा रायपुर की सीट है उतने संघर्ष की सीट नहीं मानी जा रही है, दुर्ग की सीट है उतनी संघर्ष की सीट नहीं मानी जा रही। अपेक्षाकृत अगर राजनांदगांव जाएंगे वो संघर्ष की सीट मानी जा रही, वहाँ पे विशेष रणनीति बना के काम की जा रही। ऐसे महासमुंद सीट है, उस सीट को एक कड़े संघर्ष का सीट मान रही है, उसमें कैसे रणनीतियां बना सकते हैं उस दिशा में काम कर रही। तो हर सीट पे एक समीकरण बनाकर, वहाँ पे जाति समीकरण क्या है, संगठन की क्या स्थिति है, स्थानीय मुद्दे जो हैं वो अभी 3 महीने की अपने शायद सरकार ने जो मातारी वंदन का पैसा दिया, किसानों को पैसा दे दिया, जो अपने वादे थे, मोदी की गारंटी, उसको पूरा कर दी। उसके बड़े एक वातावरण बना के एक तरफ संगठन को सक्रिय करने का, एक अमली जामा पहनाने का, बैठक लेने का, वातावरण बनाने का, कांग्रेस के जो असंतुष्ट हैं उनको लेने का, तो ऐसे अलग अलग रणनीतियों पे काम कर रहे हैं ताकि वो सीट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इस रणनीति में एक बड़ी बात, जो दिलचस्प बात ये है कि भाजपा इस बार उत्साहित नजर आ रही, क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों सरकारें हैं। जो उनके वादे हैं, जो कठिन चुनौतीपूर्ण काम था, उन कठिन चुनौतीपूर्ण जो काम है उसको कल तक, जैसा कर्मचारियों को डीए देना है, वो लंबे समय से प्रतीक्षा रखा। आप ही कह रहे हैं कि 5 सीट फंसी हुई है ना? आपने कहा कि ऐसा भाजपा ने भी एक अंदरूनी तौर पर माना है। कोई बात नहीं, ठीक है, आप इतना डर क्यों रहे हैं? नहीं, डरना नहीं। वरिष्ठ पत्रकार आप भाजपा का आड़ ले रहे हैं। अरे डंके की चोट पे बोलिए ना, राम अवतार तिवारी जी को सब जानते हैं भाई। आप कह रहे हैं ऐसा भाजपा नहीं बोला, आपकी बात। आप कह रहे हैं कि 5 सीट फंसी है, आपने कहा ठीक है, तो 5 सीट फंसी है, तो ये जो 400 का नारा दिया गया है, मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा हूं। शर्मन नगेली जी भी अपनी प्रतीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगा। तो जरा बताइए मुद्दे वो कौन से हैं जो बेड़ा पार लगाएंगे छत्तीसगढ़ में? एक महतारी बंधन आपने कह दिया, किसानों आगे बढ़िए। किसानों को 3100 रुपये जो मिला है वो पूरा खाते में चला गया है, 2 हो गया। जैसा कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की गई, डीए लंबे समय से, ठीक है। उसी के साथ कल ही एक फैसला लिया गया
कि जो पंचायत कर्मचारी और हैं, मोदी जी का 5 साल में मोदी जी का कौन सा मुद्दा? देखिए मोदी जी के मोदी गारंटी नाम ही दिया उन्होंने। अरे 5 साल में मोदी जी का एक 370 आप बता रहे थे। मोदी का जो नेतृत्व है, सुनिए ना, मोदी जी का जो नेतृत्व है, एक मजबूत नेतृत्व है, एक हिंदुत्व है, दो और राष्ट्रीयता की बात है, संगठन भी उनका मजबूत है, संगठन को उन्होंने तैयार किया। इस बार प्रत्याशी को भी संगठन तो बहुत दिनों से मजबूत है, 2014 के पहले से ही। नहीं, उसके बावजूद भी आप यहाँ से और मजबूत हुआ है, फेरबदल किया गया संगठन में। केंद्रीय नेतृत्व जो है उसके आने के बाद यहाँ जामाल जी आए, पवन साय जी आए, अभी नितिन नवीन को लाया जो आज बिहार में मंत्री बन गए। छत्तीसगढ़ के हिसाब से छत्तीसगढ़ के हिसाब से छत्तीसगढ़ की बात करो। लेकिन राहुल जी अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में तो हर बार के चुनाव में अगर आप देखें तो बीजेपी की स्थिति हमेशा से ही कांग्रेस से बेहतर ही रही है लोकसभा चुनाव में। लेकिन ये जो 400 का नारा है ये निश्चित तौर पर ये छत्तीसगढ़ से नहीं तलाश रही है जो बीजेपी है इस बार। सरमन जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि 400 पार का जो ये नारा दिया गया है, दरअसल किन राज्यों से नई संभावनाओं को तलाशा जा रहा है? वो संभावना वाले राज्य कौन से हैं जहां से इस बार ये अतिरिक्त सीट आने वाली है और 400 पार का नारा जो है वो दिया जा रहा है? शर्मा जी देखिए रचना जी, सबसे पहले जो 400 पार के नारे के लिए जो संभावना वाले राज्य हैं तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार को अपने साथ किया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया क्योंकि वहां से 40 सीटें आती हैं और 19 के चुनाव में 39 सीट्स भी गठबंधन जीता था। तो अब वहां से 40 सीटें, तो 40 में से आपको उतनी ही रिटेन करना है, इसलिए आपने बिहार में ऐसा एक अपना दांव लगाया। फिर आते हैं महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, तो वहां भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ज्यादा सीटें, तो वहां भी आपको मेहनत करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ आपका जो उत्तर प्रदेश में तो आपका आधार है ही भारतीय जनता पार्टी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का। अब जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का फोकस है वो है जो आपने भी अपने पैकेज में और आप अपने ग्राफ्स में बता रहे हैं। सरमन जी, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। आपने 3 राज्य बताए हैं, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कोई डाउट है नहीं, गुजरात जैसे इनका मजबूत गढ़ है, वैसे उत्तर प्रदेश भी मजबूत गढ़ है इनका। और 2 राज्य कौन से हैं जहां पर ये डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम 400 के पार कर लेंगे? देखिए 2 राज्य और मैं बता रहा हूं, एक तो कर्नाटक में कोशिश करेंगे, हाँ, और साथ में कर्नाटक में कोशिश करेंगे, और साथ में जो एक और वहां से लगा हुआ राज्य है, आई थिंक केरल है, जहां पर उनकी पूरी फोकस है, या तेलंगाना, वहां कोशिश करेंगे वो। उत्तर प्रदेश का मैंने संदर्भ इसलिए दिया कि वहां तो उनका आधार बहुत अच्छा है, वहां कोई समस्या नहीं है। अब मैं आता हूं, देखिए ये जो मैंने 4-5 राज्य बताए, अब विषय आता है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो 400 का जो नारा है, या जो वो उन्होंने वोट शेयर की बात की है, उसके 5-7 कारण हैं। मध्य प्रदेश में जैसे संदर्भ की बात करें, मध्य प्रदेश का विषय यदि लेते हैं आप, तो देखिए मध्य प्रदेश में अभी 28 सीटें हैं बीजेपी के पास, 29 जीतने का लक्ष्य रखा है। पिछले वर्तमान उनको 58% वोट मिला था, अब 10% बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो। मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से चुनाव जो है ना, माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और उनके चेहरे पर, उनकी ब्रांड पर, उनके नाम पर, उनके कामकाज पर लड़ा जाएगा। बाकी राज्यों में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। बाकी राज्यों में यानी कि नरेंद्र मोदी की जो क्रेडिबिलिटी है, उनका जो आधार है, उनका जो वोट बैंक है, जो बीजेपी का वोट बैंक है, जो हिंदुत्व का वोट बैंक है, जो माननीय नरेंद्र मोदी की योजनाओं से लाभान्वित हुआ। देखिए सरमन नगेले जी ने एक नई बात बताई है। जब हमने उनसे पूछा कि वो कौन से मुद्दे हैं और कौन से राज्य हैं जहां पर बीजेपी डंके की चोट पे कह रही कि 400 पार, एक तो कर्नाटक बताया सरमन नगेले जी, केरल बताया, हालांकि केरल में खुद राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, शशि थरूर जी भी वहां से लड़ रहे हैं, और एक तेलंगाना स्टेट बताया है। अभी तक सरकार में हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकारों से कि मोदी 400 पार का जो नारा दिए हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उनका बेड़ा पार करेंगे। बिल्कुल, तो स्वाभाविक सी बात है रचना कि इंडिया गठबंधन भी तो चुनाव लड़ रही है, राहुल गांधी भी तो जा रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, देश के कोने कोने में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा शर्मन नगेले जी से कि जो मोदी जी का अश्वमेध रथ है, जो ये आगे बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के पास कोई रणनीति है भी या नहीं दिखाई दे रही है आपको? देखिए राहुल जी, चूंकि राहुल गांधी की बात की आपने, राहुल जी,
अच्छा, तो राहुल गांधी अच्छा जी जोड़ा। कोशिश तो कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश तो की है, जैसे कि उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली, या उन्होंने कास्ट सेंसस की बात की है, या वो न्याय यात्रा के माध्यम से रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार गारंटी की, नौकरियों की बात कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। और जो एक आम जो मतदाता है, जो जनता है, उनमें वो जोश भरने का काम कर रहे हैं, जोशीला भाषण दे रहे हैं, आक्रामक मुद्दे उठा रहे हैं वो, लेकिन वो जनता के पास मतदान में तब्दील हो जाए, इसका कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेटवर्क मैकेनिज्म नहीं है। ये नेटवर्क मैकेनिज्म बीजेपी के पास तो है कि वो पूरे देश में नैरेटिव सेट कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास नहीं है, क्योंकि इनकी जब से सरकारें नहीं रही हैं, तो इनका जो जमीन पर ये जो नेटवर्क का जो आधार है वो बहुत ज्यादा हिल गया है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। मध्य प्रदेश में भी लगातार कमजोर हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है और बाकी राज्यों में भी हो रहा है। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कहना पड़ेगी कि पिछले 2-3 लोकसभा चुनाव वो हार गए हैं, विधानसभा चुनाव 3 अभी राज्यों में हारे हैं वो, लेकिन उन्होंने अपना जज्बा, अपना जुनून और अपना जिद, ये उन्होंने कमजोर नहीं होने दिया है। इस पर वो लगातार अभी तक अडिग है। आमतौर पर 1-2 चुनाव हारने के बाद राजनेता थोड़ा सा निराशा का भाव आ जाता, हतोत्साहित हो जाता है, लेकिन वो चीज राहुल गांधी जी में काबिले तारीफ है। शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एक कॉन्फिडेंस तो नजर आ रहा है, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने निकाली, एक कॉन्फिडेंस जरूर नजर आ रहा है। लेकिन आप एक तरफ देखिए कि बीजेपी ने ये नैरेटिव सेट किया है, 400 पार का वो बात कर रहे हैं, अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई आंकड़े नजर नहीं आ रहे, यानी उनका एक कोई टारगेट इस तरह से नजर नहीं आ रहा कि इतनी सीटें तो जीतनी है। वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को कैसे यहां से रोका जाए। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह आता है, रचना जी 2004 में भी नहीं दिख रहा था, राम अवतार तिवारी जी भी इसी मंच पर हैं और सरमन नगेली जी भी 2004 में भी नहीं दिख रहा था। हम सभी यही कह रहे थे, राम अवतार जी आप भी साक्षी होंगे कि कुछ भी हो आएंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी ही, ये डंके की चोट पे सब लोग कह रहे थे, लेकिन हुआ क्या वो सबके सामने। तो हालांकि अभी वैसी स्थिति है नहीं, है या नहीं, ये राम अवतार तिवारी जी क्या देख रहे हैं? अभी चुनाव में जो जनमत संग्रह होता है वो सत्तारूढ़ दल का होता है। मोदी जी का नेतृत्व, उनके काम, उनके वातावरण, उनके उसका हो रहा है। तो जो अगर आक्रोश का वोट होगा, नाराजगी का वोट होगा, या मुद्दों पे नाराज, जैसा उन्होंने कहा युवा नाराज हैं, उद्योग नहीं लग रहे हैं, या बेरोजगारी मुद्दा है, तो जिस तरह के जो मुद्दे हैं, तो वो मुद्दा जो है जिस तरह से लोग कर पाते हैं, किस तरह के वो जनता के बीच घर करती है और किस तरह के मुद्दों के प्रभावकारी बनते हैं। अभी चुनाव के आते आते आज जो अधिसूचना जारी होगी उसके बाद एक वातावरण बनता है और बिगड़ता है, समीकरण जो बनने का काम है वो भी होता है। तो उसको किस तरह से होता है ये देखने लायक रहेगा कि मोदी जी हर समय चुनाव के मूड में रहते हैं और एक नया वातावरण तैयार करके, उनकी जनता से जुड़ने की प्रबंधन क्षमता उनके अंदर जबरदस्त है। वो चुनाव तक बना रहेगा या विपक्ष आज के बाद अपनी रणनीतियों को बदलते हुए जनता को ये विश्वास दिलाने में कामयाब होगा कि हम आएंगे तो कुछ बदलेंगे। जैसा उन्होंने कहा है कि प्रति महिला को 1 लाख देंगे, अब जो नई घोषणाएं की है कांग्रेस ने, हाँ, बिल्कुल, कि महिलाओं को 1 लाख देंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, तो तरह तरह की घोषणाएं जो है कांग्रेस वो भी करते जा रही है। तो वो दम की जो लड़ाई है वो कांग्रेस और गठबंधन कर रही है, क्योंकि आर पार की लड़ाई है। इस चुनाव के बाद फिर से राजनीति की दशा और दिशा बदलेगी, ऐसा एक अनुमान है लोगों के बीच। तो वो किस तरह जाएगा, जैसा अभी चुनावी बांड एक बड़ा मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है, तो कई ऐसे चीजें जो निकल कर आएंगी उससे भी एक पता चलेगा कि क्या रणनीतियां बनती है और किस हद तक जाके 400 पार के जो नारे हैं वो सफल हो पाते हैं। बिल्कुल, 400 पार का नारा एक तरफ है और दूसरी तरफ है कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ वो तमाम विपक्षी पार्टियां जो एकजुट होकर, जिन्होंने INDI गठबंधन तो किया लेकिन इसके बावजूद भी काफी बिखरी बिखरी राहुल नजर आ रही है। इस बार जो है क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व जो है, हाँ, एक पूरा देखेंगे, चाहे दक्षिण में हो चाहे उत्तर के हो, क्षेत्रीय दल हैं जो लंबे समय से राज कर रहे हैं, परिवारवाद के जो आरोप लगा रहे हैं मोदी जी, उनका अस्तित्व की लड़ाई है ये। उसमें चाहे वो राहुल गांधी का हो, चाहे मुलायम सिंह का हो, चाहे लालू यादव का हो, चाहे करुणानिधि परिवार हो, दक्षिण के तमाम परिवार हो, चाहे जैसा अभी आया है जो आंध्र के हैं, कहना चाह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल चेंज मेकर हो सकते हैं। चेंज मेकर किस तरह की उनकी भूमिका बनती है, क्या रणनीति बनती है उनकी, तो अहम फैक्टर होंगे क्षेत्रीय दल, ये वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं। तो हमने आपको इस 1 घंटे में बताया कि
कि वो कौन से मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का बेड़ा पार करेंगे। 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ये मेगा कवरेज लगातार जारी है।